arpaaradio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मामणि। आधुनिक एवं समकालीन युग। और अब जानते हैं भौगोलिक खोज के विषय में, यानी नए स्थानों तथा नवीन समुद्री मार्गों की खोज के कारण। पहला, नए व्यापारिक मार्गों की आवश्यकता। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। भूमध्य सागर में अब तुर्कों का अधिकार हो गया। पश्चिम के राष्ट्रों का पूर्वी देशों से व्यापार के रास्ते बंद हो गए। पश्चिम के राष्ट्र पूर्वी देशों से व्यापार करने की इच्छुक थे, अतः उन लोगों ने नए नए समुद्री मार्ग की खोज की ताकि पूर्वी देशों में पहुंचा जा सके। इस तरह व्यापार के उद्देश्य से ही यूरोपियों ने नए मार्गों को खोज निकाला। दूसरा, धार्मिक कारण। यूरोपीय राष्ट्रों जैसे पुर्तगाल एवं स्पेन में राष्ट्रीयता का आधार ही धर्म था। इन यूरोपीय राष्ट्रों के ईसाई और मुसलमानों में धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध में ईसाइयों को असफलता और निराशा हाथ लगी थी। उसका बदला इन यूरोपीय ईसाई राज्यों ने अन्य कहीं मुस्लिम शक्तियों पर प्रहार कर लेना चाहते थे। बदले की इस धार्मिक भावना ने नए मार्ग और साधन खोजने की प्रेरणा दी। तीसरा, भौगोलिक तकनीक में सुधार। वैज्ञानिक प्रगति से भौगोलिक तकनीक में सुधार एवं ज्ञान में वृद्धि हुई। दिशा सूचक यंत्र की खोज, मानचित्रों, नौ परिवहन उपकरणों, जहाज़ों के डिजाइनों तथा गोला बारूद के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों ने भी नाविकों को अधिक समुद्री अभियान के लिए प्रेरित किया। चौथा, यात्रा संस्मरण। मार्को पोलो जो इटली के थे, उन्होंने 1260 ईस्वी से 1295 ईस्वी के बीच चीन, जापान और अन्य पूर्वी देशों की यात्राएं की थी। उसके द्वारा लिखित यात्रा संस्मरण के कारण भी नाविक पूर्व की ओर यात्रा करने के लिए प्रेरित हुए। उसके यात्रा विवरण में उन राष्ट्रों की विशेषताओं और वहां से होने वाली व्यापारिक संभावनाओं का भी वर्णन निहित है। मार्को पोलो की यात्राओं से नाविकों को मार्गदर्शन मिला। इसी तरह 1507 ईस्वी में जर्मनी में कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शियो नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें अमेरिगो वेस्पुची की यात्राओं का विवरण है। इससे भी नाविकों एवं यात्रियों को बड़ा लाभ मिला। पांचवा, स्पेन पुर्तगाल के शासकों की रुचि एवं प्रयास। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी तथा स्पेन के शासक फर्डिनेंड एवं इजाबेला की व्यक्तिगत रुचि और प्रोत्साहन ने सामुद्रिक खोजों में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन खोजों के प्रारंभिक व्यक्तियों में कोलंबस, वास्को डी गामा, अमेरिगो वेस्पुची, मैगलेन और कॉविट आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इन शासकों ने नाविकों को भरपूर प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता प्रदान की। छठवां, व्यक्तिगत रुचि। साहसिक कार्यों एवं खोजों के प्रति व्यक्तिगत रुचि, ख्याति की इच्छा, लूट की आशा, व्यक्तिगत धार्मिक उत्साह ने भी नई सामुद्रिक खोजों को संभव बनाया। 15वीं सदी के अंतिम चरण तथा 16वीं सदी के प्रारंभिक चरण में जिन साहसी नाविकों ने विश्व के नए समुद्री मार्गों तथा देशों को खोज निकाला, उनके विषय में विवरण इस प्रकार है। पहला, क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस जिनोवा, इटली के निवासी थे। उनका अनुमान था कि वह पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर में लगभग 4000 मील की यात्रा करने के बाद भारत पहुंच जाएंगे। उनकी इस साहसिक यात्रा का खर्च स्पेन की रानी इजाबेला ने उठाया। उनके जहाज का नाम एंटरप्राइज ऑफ द इंडिस था। उनके साथ 3 छोटे जहाज भी थे, जिनमें 87 व्यक्ति थे। लगभग 10 सप्ताह के बाद अक्टूबर 1492 ईस्वी में वो एक भूमि पर पहुंचे, जिसको उन्होंने कोई पूर्वी द्वीप समझा और वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा, लेकिन भारत और एशिया तो वहां से हजारों किलोमीटर दूर थे। जिस भूमि पे वे उतरे थे वो वास्तव में अमेरिका था। इस तरह 1492 ईस्वी में एक नई दुनिया की खोज कोलंबस के द्वारा हुई, जिसे अमेरिका कहा जाता है।
उसने जिन टापुओं को खोजा था उनका नाम उसने इंडीज रख दिया। बाद में कोलंबस ने 3 और यात्राएं करके उत्तरी दक्षिणी अमेरिका की ओर जाने वाले मार्ग खोज निकाले। दूसरे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने वास्को डी गामा की बहुत आर्थिक मदद की। राजा की सहायता और प्रोत्साहन पाकर ही वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में यात्रा प्रारंभ की। वास्को डी गामा अपने जहाजी बेड़े के साथ अफ्रीका के पश्चिमी तट से होता हुआ उत्तर माशा अंतरीप यानी कैप ऑफ गुड होप पहुंचा और 1498 ईस्वी में ही भारत के पश्चिमी तट कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। भारत से लौटते समय वह गरम मसाले आदि पुर्तगाल लेता गया। इन वस्तुओं का विक्रय मूल्य उसके यात्रा व्यय से 60 गुना अधिक था। यह देखकर पुर्तगाल का शासक पुलकित हो उठा और वास्को डी गामा को बहुत सम्मान दिया। पुर्तगाल के व्यापारियों की रुचि उन्हें जावा, सुमात्रा, चीन, जापान आदि में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रेरणा देने लगी। तीसरा, फर्नांडिस मैगलेन। मैगलेन एक पुर्तगाली नाविक था। मैगलेन को सामुद्रिक यात्रा करने में स्पेन के राजा चार्ल्स प्रथम ने सहायता की। 1519 ईस्वी में इसने फिलीपींस द्वीप को खोज निकाला। मैगलेन विश्व का प्रथम व्यक्ति था जिसने समुद्री यात्रा द्वारा पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया था। इस तरह उसने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है। यह उपलब्धि विश्व के लिए एक वरदान सिद्ध हुई। संभवतः फिलीपींस के द्वीपों पर अधिकार करने के प्रयास में ही वहां के मूल निवासियों ने उसकी हत्या कर दी। भौगोलिक खोजों के परिणाम और प्रभाव अब हम जानेंगे। पहला, वाणिज्य व्यापार की उन्नति। भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप नए नए उपनिवेश अथवा बाजार कायम हुए। प्रत्येक उपनिवेश अथवा व्यापारिक केंद्र नई आर्थिक चेतना का केंद्र बिंदु बनता चला गया। एशियाई मसालों तथा अमेरिकी आलू एवं तंबाकू आदि ने यूरोपीय बाजारों के मुनाफे तो बढ़ा दिए। अब यूरोप के बाजारों में नई वस्तुएं दिखाई देने लगी। इस तरह से व्यापार एवं वाणिज्य का खूब विकास हुआ। दूसरा, वाणिज्य के क्षेत्र में क्रांति। सामुद्रिक व्यापार के विस्तार से यूरोप में वाणिज्य क्रांति हो गई। विदेशी व्यापार के बढ़ने से सोने का महत्व बढ़ा और आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। यूरोपीय राष्ट्रों की आर्थिक नीतियां प्रभावित हुई और अनुकूल व्यापार संतुलन की नीति पर बल दिया जाने लगा। व्यापारिक यातायात से जहाजरानी और जहाज निर्माण के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। तीसरा, भूमध्य सागर के साथ ही साथ अटलांटिक महासागर भी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। चौथा, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। भौगोलिक एवं सामुद्रिक खोजों के कारण यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य उपनिवेश स्थापित करने की होड़ सी लग गई, क्योंकि औपनिवेशिक व्यापार से दोहरा लाभ होता था। उपनिवेश तैयार माल के लिए बाजार का काम करते थे और कच्चे माल की पूर्ति भी यहाँ से हो जाती थी। अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अनेक औपनिवेशिक बस्तियां बस गई। स्पेन और पुर्तगाल इसमें सबसे आगे थे। पांचवा, अमानवीय प्रथा, दास व्यापार का प्रारंभ। भौगोलिक खोजों का एक खराब और अमानवीय प्रथा दास व्यापार का प्रारंभ होना था। अमेरिका, अफ्रीका आदि महाद्वीपों में बस्तियां बसाने वाले यूरोपीय राष्ट्रों ने वहां के मूल निवासियों को दास बनाकर यूरोपीय बाजारों एवं मंडियों में बेचना प्रारंभ किया। दास व्यापार से कई व्यक्तियों और देशों को बहुत आर्थिक लाभ हुआ, परंतु दासों से लिए जाने वाले कठोर कार्य और उन पर होने वाले अत्याचार अमानवीय थे। छठवां, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई देशों में ईसाई धर्म और पाश्चात्य सभ्यता के प्रचार के लिए नए द्वार खुल गए। खोजे गए नए देशों के अत्यंत दुर्गम स्थलों में भी जाकर ईसाई धर्म के प्रचारकों ने ईसाई धर्म फैलाने का कठिन कार्य किया। ईसाई धर्म के साथ ही पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार होना स्वाभाविक था। सातवां, यूरोपियों के ज्ञान में वृद्धि। नई भौगोलिक खोजों ने यूरोप वासियों के दिमाग की खिड़कियां भी खोल दी।
इन खोजों के पूर्व तक यूरोप के लोग यूरोप को ही बहुत बड़ी दुनिया समझते थे। नई दुनिया और नए प्रदेशों के समक्ष यूरोप अब बहुत छोटा प्रतीत होने लगा। पूर्व के देशों से यूरोप को कुछ नए नए विचार भी मिले। और अब देखते हैं नगरीकरण का उदय। पश्चिम में औद्योगिक क्रांति के प्रभाव स्वरूप नगरों की संख्या में वृद्धि हुई। मशीनी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिक, कारीगर और शिल्पी बेकार हो गए और इन बेरोजगार श्रमिकों को नगर क्षेत्रों में रख लिया गया। इस प्रकार बड़े पैमाने पर उत्पादन, मशीनों के प्रयोग और औद्योगिक सभ्यता के विकास के परिणाम स्वरूप नगरीकरण हुआ। निम्नलिखित तत्वों के परिणाम स्वरूप नगरीकरण का उदय हुआ और ये तत्व हैं: पहला, विस्तृत पैमाने पर किसानों को बेरोजगार होना पड़ा। आधुनिक युग के आगमन के फलस्वरूप सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति हो गई। कृषि के क्षेत्र में अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए। फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार न मिल सकने के कारण ग्रामीण किसान विस्तृत पैमाने पर बेरोजगार हो गए और इन क्षेत्रों में रोजगार न मिल सकने के कारण ग्रामीण जनसंख्या रोजगार की तलाश में नगरों की ओर चल पड़ी। कई बार भीषण अकालों ने भी ग्रामीण जनता को शहरों की ओर जाने के लिए विवश किया। फलस्वरूप नगरीकरण का उदय हुआ। दूसरा, गांव में स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं का अभाव। गांव में स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। अतः संपन्न ग्रामीण परिवार अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने व स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर जाते हैं और शहरों में जाकर बस जाते हैं। फलस्वरूप नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, भूमिहीन मजदूरों में उच्च मजदूरी की लालसा। भूमिहीन मजदूरों को गांवों में या तो काम ही नहीं मिलता था या मिल भी गया तो उन्हें मजदूरी कम मिलती थी। अतः अधिक मजदूरी और सुखद भविष्य की इच्छा से भूमिहीन मजदूर शहर की ओर अग्रसर हुए। फलस्वरूप शहरीकरण को बढ़ावा मिला। चौथा, यातायात के साधनों का विकास। आधुनिक युग के फलस्वरूप यातायात के साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ। नए नए परिवहन के साधनों का आविष्कार हुआ। इन्हीं आविष्कारों में रेल का विकास भी था। रेल के विकास के कारण व्यापार महत्वपूर्ण स्टेशनों के मार्गों द्वारा होने लगा। भौगोलिक दूरियां कम हुई। व्यक्ति आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने लगा। इसने भी शहरीकरण को बढ़ावा दिया। पांचवा, नए उद्योगों की स्थापना एवं पुराने उद्योगों का विस्तार। उद्योग ऐसे स्थानों पर स्थापित होने लगे जहां पहले से ही विद्युत, पानी, सड़कें, रेल व संचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती थीं। ये सभी सुविधाएं नगरों में या उसके आसपास होती थीं। अतः ग्रामीण उन उद्योगों में रोजगार पाने के लिए शहरों में आने लगे। इससे शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। पुराने उद्योगों का विस्तार होने लगा। फलस्वरूप नगरीकरण को बढ़ावा मिला और शहरों का विकास हुआ। छठवां, धनी जमींदारों में नगरों में बसने की प्रवृत्ति। सामंतवादी प्रथा के समाप्त हो जाने के बाद सामंत लोगों का गांव के प्रति आकर्षण समाप्त हो गया। उनमें अब नगरों में बसने की प्रवृत्ति जागृत हुई, क्योंकि नगरी जीवन में कुछ ऐसे आकर्षण हैं जिनका गांव में सर्वथा अभाव है। सातवां, गांव में रोजगार सुविधाओं का अभाव। कृषि क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योग धंधों का विकास तेजी से हुआ। गांव में रोजगार सुविधाएं सीमित थी। अतः ग्रामीण व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरी क्षेत्रों में आ गए। इससे भी शहरों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी और नगरीकरण का विकास हुआ। आठवां, शहरों का आकर्षण। शहरों में मनोरंजन सुविधाएं होने लगी तथा ग्रामीण युवकों का शहरों की ओर आकर्षण भी शहरों की जनसंख्या वृद्धि का कारण है। कोई भी ग्रामीण युवक जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है गांव में नहीं रहना चाहता। वह अपना भविष्य शहर में जाकर संवारना चाहता है। शहरों में उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, न्यायिक, पुलिस सुरक्षा आसानी से प्राप्त हो सकती थी। नवा, गांव में सुरक्षा की कमी। गांव में आपसी मनमुटाव या सुरक्षा की कमी होने से डाके की आशंका के फलस्वरूप ग्रामीण
गांव से भागकर शहरों में आ जाते हैं और स्थायी रूप से बस जाते हैं। इससे भी नगरीकरण में वृद्धि होती है। arpanedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।